एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं, जो सीरीज चल रहा था एएलपी सीबीटी 2 का, उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क के तहत पूरे क्लास को करवाया जाएगा। आप लोग बने रहिएगा। आप लोग का क्यूरी भी आ रहा था कि ये बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का जो है वो भी क्लास करवाया जाए। तो अब जो है अब बहुत ही जल्द जो है ये एग्जाम होने वाली है। एएलपी सीबीटी 2 का मात्र जो 10 दिन ही बचा हुआ था, इतना दिन होने दीजिए, उसके बाद जो है फिर से जो जिस तरह से चल रहा था उस तरह से फिर से चलाया जाएगा। और इसमें आप लोग बिहार दरोगा की बात करें तो बिहार दरोगा जो होता है या बिहार एसएससी हुआ, तो ये सारे चीजों के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी जो कि बेसिक साइंस जो रहता है, बेसिक साइंस उसमें भी क्वेश्चन रहता है। साइंस का क्वेश्चन जो रहता है वो एक ही रहता है, बेसिक लिख दिया है, लेकिन बेसिक के तौर पर जो है उसी अनुसार से बेसिक साइंस जो रहता है वो आपको बिहार एसएससी में भी काम करेगा, बिहार दरोगा में भी काम करेगा। तो ये सारा चीज को देखते हुए, और कंप्यूटर भी कुछ क्वेश्चन रहता है, तो कंप्यूटर भी उसमें रहता है, सिर्फ ड्राइंग जो है वो नहीं रहता है। तो ड्राइंग का जो है आपको ड्राइंग भी करवाया जाता है, जो कि ड्राइंग को छोड़कर सभी जो है आपको मिसलेनियस के तौर पर मिलता ही रहता है। तो स्टार्ट किया जाएगा आज, जो कि आधारभूत विद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी जो दिया गया था होमवर्क में, उसके बाद जो है ड्राइंग में आपको प्रक्षेप और परिदृश्य जो है वो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर हो जाएगा, और उसके बाद जो है पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण में आपको भूगोल से संबंधित जो भी टॉपिक दिया जाता है वो सारा चीज आपको बिहार दरोगा में भी काम करता है, बिहार एसएससी में काम करता है। तो इसलिए पूरे तरीके से आप लोग देखा कीजिएगा, पूरे तरीके से बने रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन लास्ट में भी पूछा था, इसका जवाब भी आप लोग कमेंट माध्यम से करते रहते तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, होमवर्क के माध्यम से जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है? ये 1840 गुना ही भारी होता है। ठीक है, 1840 गुना हो जाएगा। बताइए, चालकता जो होता है इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? या सीमेंस या महो होता है। ठीक है, सीमेंस या महो जो है वो चालकता का ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइएगा, धारा के प्रमुख प्रवाह जो होते हैं, धारा के 3 प्रमुख प्रवाह होते हैं, जो ये कौन कौन से प्रवाह जो होते हैं वो धारा के हो जाएंगे। तो ये उष्मीय चालकता हो जाएगा, चुंबकीय, रासायनिक, ये तीनों प्रकार के जो धारा के 3 मुख्य प्रभाव होते हैं। बताइए, न्यूट्रॉन जो होता है उस पर आवेश जो होता है वो कितना होता है? ये 0 होता है, शून्य होता है। न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल रहता है, तो न्यूट्रॉन पर जो है आवेश जो नहीं होता है, शून्य होता है। बताइए, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये कूलाम्ब हो जाएगा। ठीक है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम्ब हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रोटॉन पर आवेश जो होता है उसका मान कितना हो जाएगा? ये 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम हो जाए, जो कि प्रोटॉन पर आवेश होता है या पॉजिटिव में होता है। यही इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा तो माइनस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन में माइनस हो जाएगा, मान सेम ही रहेगा 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम, और प्रोटॉन का हो जाएगा प्लस में होता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम होता है। और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाली वस्तु जो होती है उसको क्या कहा गया है? उसे ऋण आवेश कहा गया। और इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का ऋण आवेश कण भी है, और यह मुक्त आयन के रूप में भी काम करता है। इसको भी ध्यान रखिए, मुक्त आयन भी हो जाएगा या ऋणात्मक कण के रूप में भी काम करता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण ही धारा उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र में जो है या तार जो होता है उसमें तार में जो धारा उत्पन्न होती है वो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको आयन भी कहा गया। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी आयन भी देता है कि आयन के चलने से क्या उत्पन्न होता है? धारा उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या उत्पन्न होता है? तो ये भी धारा ही उत्पन्न होता है। और यह इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा कण हो जाएगा? या ऋणात्मक कण हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक कण हो जाएगा। इसका खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 में किया गया था। 1906 में जाकर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। बताइए, प्रतिरोध एक तत्व का गुण है जिसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की रुकावट होती है, इसको क्या कहते हैं? इसे विद्युत धारा कहा गया। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह एम्पियर हो जाएगा। विद्युत बैटरी जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? यह एम्पियर घंटा होता है। विद्युत बैटरी जो हो जाएगा वह एम्पियर घंटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी आवेशित एक परमाणु अणु या अणुओं के समूह जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे आयन कहा गया है। ठीक है, आयन उसको कहा गया है। आगे बताइए, किसी चालक तार में विद्युत धारा का मान अगर शून्य हो जाती है तो उसका विभवांतर जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर V बराबर IR होता है। अगर I शून्य होता है तो वो पूरा V को भी शून्य कर देगा, यानी कि I शून्य होगा तो वो विभवांतर भी शून्य हो जाएगी। आगे बताइए, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो जाती है तो विद्युत का विभव जो होता है वो कितना होता है? तो ये पॉजिटिव होता है। ऐसे विद्युत का विभव जो होता है वो 0 माना जाता है। लेकिन जब
विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित किया जाता है तब विद्युत का जो विभव होता है वह धनात्मक माना जाता है। बताइए चालक तार का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, चालक तार का अगर ताप को बढ़ाते हैं उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और घटाते हैं तो इसका प्रतिरोध भी घट जाता है। और प्रतिरोध का फॉर्मूला आर बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा I होता है। आर बराबर जो हो जाएगा V बट्टा I, प्रतिरोध वही ओम का नियम, आर बराबर जो हो जाएगा V बट्टा I हो जाएगा। आगे बढ़ते, विद्युत दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। विद्युत दबाव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग जो है वो किसमें नहीं किया जाता है। ये सेल जो होता है ना, विद्युत सेल जो होता है उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बताइए क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का प्रयोग जो किया जाता है वह किसको घटाने के लिए किया जाता है, ये धारा के प्रवाह को घटाने के लिए करते हैं। ठीक है, धारा के प्रवाह जो होता है उसी को घटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खुला परिपथ जो होता है वह लघु परिपथ और बंद परिपथ के ही होते हैं, इसको क्या कहा गया है, इसको विद्युत परिपथ कहा गया है। ठीक है, विद्युत परिपथ हो जाएगा। आगे बताइएगा, विद्युत के 3 कारक होते हैं जो कि V होता है, I होता है और R होता है। यह दर्शाने का फॉर्मूला यानी कि ओम का नियम जो हो क्या हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा। किसी चालक तार से प्रवाहित धारा का प्राबल्य उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, यही ओम का नियम हो जाएगा और यह देने वाले व्यक्ति ओम ही हो जाएंगे। और इसके लिए V बराबर IR जो है फॉर्मूला कांस्टेंट के रूप में लिया गया था, तो V बराबर IR हो जाएगा। यहीं से R भी निकाल सकते हैं, I भी निकाल सकते हैं, V भी निकाल सकते हैं। 2 चीज दिया रहेगा, एक चीज को निकाल सकते हैं। बताइए विद्युत वाहक बल्ब EMF का माप जो किया जाता है, विद्युत वाहक बल जो होता है EMF जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, इसको जो मापा जाता है इसको किस में मापा जाता है, ये वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, वोल्ट में ही मापा जाता है। आगे बताइए, एल्युमिनियम का उपयोग सबसे अच्छा मापक यंत्र की प्लेटों बनाने में किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो कैसी धातु हो जाएगी, ये बहुत हल्की धातु होती है। ठीक है, बहुत हल्की होती है, इसलिए इसका उपयोग जो है किया जाता है आपको अच्छा मापक यंत्रों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जहाज का जो पुर्जा पाठ बनाया जाता है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, पदार्थ का एक स्वाभाविक गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण सुगमता प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं, उसे चालकता कहा जाता है। ठीक है, चालकता कहा जाता है। बताइए विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर जो होता है उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहा गया है। ठीक है, विभवांतर कहा गया है। अगला बताइए, किसी तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, या परमाणु संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, ये दोनों की संख्या जो बराबर होती है वो परमाणु के संख्या के बराबर ही होती है, E बराबर P होता है। बताइएगा, नाइक्रोम का तार जो बनाया जाता है वह किसका किसका मिश्रण से बनाया जाता है, ये निकेल और क्रोमियम का बना होता है, Ni+Cr, निकेल प्लस क्रोमियम मिला करके ये नाइक्रोम का तार का बनाया जाता है। विद्युत हीटर जो होता है उसमें किसका तार रहता है, यही नाइक्रोम का ही तार जो है विद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है। बताइए, वह पदार्थ जो विद्युत का अल्प प्रतिरोध करता है वह विद्युत का अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा, यह चांदी होता है, सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, तांबा आता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है। तो प्रयोग सबसे अधिक जो किया जाता है वो तांबा का प्रयोग करते हैं, और चांदी का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वह जो है आपको महंगा होता है। ठीक है, महंगा पाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग, चांदी का उपयोग जो है अधिक जगह पर नहीं किया जाता है। बताइए, तार की लंबाई और कुंडली की संख्या के मध्य संबंध जो होता है वो किसका संबंध दर्शाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है, दोनों एक दूसरे का समान, तार की लंबाई और कुंडली की संख्या जो होती है दोनों एक दूसरे का समानुपाती होती है। बताइए, विद्युत की गति के माध्यम से इंसुलेटर द्वारा काम करने के लिए टेबुलेटर के पदार्थ का गुण होना चाहिए, यह किसका, यह जो है परावैद्युता सामर्थ्य का मान देता है। बताइएगा, किसी श्रेणी के परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध की धारा का मान जो होती है वो क्या होती है, ये समान ही होती है। ठीक है, समान हो जाएगा। बताइए, बैटरी की क्षमता को जो व्यक्त किया जाता है वो किसमें किया जाता है, ये एम्पियर घंटा में किया जाता है। बैटरी की क्षमता जो हो जाएगा वह एम्पियर घंटा, कभी कभी वोल्ट देता है उसको मत मारिएगा, क्योंकि बैटरी जो होता है वो आपको सारा ये एम्पियर घंटा, आज का टेस्ट में था ही, हम गलती मार दिए हैं, वहां पर वोल्टे मार दिए थे, यही क्वेश्चन दिया गया था। तो ये विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत की बैटरी जो होता है, बैटरी की क्षमता को व्यक्त करने का जो ऐसा मात्रक होता है वह आपको एम्पियर घंटा में ही माप किया जाता है। बताइएगा, लेड एसिड बैटरी जो होता है इसमें किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा गया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा, चुंबक रक्षक टुकड़ा जो होता है वह किसका बना हुआ होता है,
ये नर्म लोहा का बना हुआ था। चुंबक रक्षक टुकड़ा जो होता है वह नर्म लोहा का बनाया जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? अनंत होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो होती है वह अनंत होती है। आमीटर का शून्य हो जाएगा। आदर्श आमीटर का प्रतिरोधकता जो हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। और आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता आप पूछेगा तो ये इनफाइनाइट या असीमित हो जाएगा। आगे बताइए, सुपर कंडक्टर जो होता है इसकी चालकता क्या होती है? इसका भी अनंत होता है। सुपर चालकता जो होता है इसका भी चालकता जो होता है वो आपको अनंत ही होता है। बताइएगा, नॉट गेट का क्रियान्वयन जो किया जाता है वह कौन से ट्रांजिस्टर के द्वारा किया जाता है? ये एकल ट्रांजिस्टर होता है। नॉट गेट का प्रयोग जो किया जाता है उसमें एकल ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग किया जाता है। बताइए, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करता है परंतु न्यून ताप पर नहीं चलता है उसको क्या कहा जाता है? उसे अर्धचालक सेमी कंडक्टर कहा गया। अर्धचालक या सेमी कंडक्टर, जैसे सिलिकॉन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? अर्धचालक ही सेमी कंडक्टर ही हो जाएगा। आगे बताइए, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त फ्यूज जो होता है उस फ्यूज जो बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है? ये शीशा और टीन का बना हुआ होता है। एसएन और पीवी का बना हुआ होता है फ्यूज। और फ्यूज जो होता है इसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है? निम्न होता है। गलनांक निम्न हो जाएगा। प्रतिरोधक क्या होता है? उच्च होता है। फ्यूज का जो गलनांक होता है वो निम्न हो जाएगा और प्रतिरोध अगर पूछा जाएगा तो यह इसका उच्च हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध उच्च होता है और यह गलनांक इसका निम्न हो जाएगा। और बना हुआ होता है यह शीशा और टीन का ही बना हुआ होता है। और टंगस्टन अगर पूछता है तो टंगस्टन का दोनों ही उच्च होता है। प्रतिरोधकता भी उच्च होता है और गलनांक भी टंगस्टन जो होता है उसका उच्च ही होता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जब किसी कुंडली में कुंडलित फेरों की संख्या कुंडली की लंबाई में परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दिया जाता है उसका प्रेरक्त जो होता है वो क्या हो जाएगा? 9 गुनी हो जाएगा। प्रेरक्त बराबर जो होता है वो आपको स्क्वायर के ही कुंडली के फेरों की संख्या के ही स्क्वायर के बराबर होता है। ये 9 गुना हो जाएगा। बताइए, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु जो एकत्रित होते हैं वह कहाँ में जाके बनाए धातु एकत्रित होते हैं? ये कैथोड पर बनता है। और कैथोड कैसा किरण हो जाएगा? यह निगेटिव किरण हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक किरण जो हो जाएगा कैथोड हो जाएगा। और इसका ऋणात्मक किरण कैथोड का खोज कौन किए थे? ये भी जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा किया गया। कैथोड किरण का खोज भी किए थे वो भी जे.जे.एस. थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन का भी खोज किए थे वो भी जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा ही किया गया है। मतलब सिलिकॉन जो होता है वो कैसा चालक हो जाएगा? यह अर्धचालक हो जाएगा, सेमी कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, बताइए, धारावाहक चालक का संबंध जो होता है वह कौन से क्षेत्र को उत्पन्न करने का काम करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारावाही चालक जो होता है वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का काम करता है। और तारों की जोड़ने की प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है? संयोजन कहा गया। तारों की तार जो होता है, तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, उसको जोड़ने का जो प्रक्रिया होता है इसको संयोजन कहते हैं। और संयोजन 2 प्रकार के होते हैं। ये समांतर क्रम संयोजन होता है और एक श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम में संयोजन जो होता है इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समानांतर क्रम में प्रतिरोध जो होता है इसका मान घटता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, त्वरित चालक जो बनाए जाते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का। और यह बनाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा सबसे पहले जो त्वरित चालक का आविष्कार किया गया था। बताइए, गैल्वेनोमीटर से किसका पता लगाया जाता है? ये धारा का पता लगाया जाता है। ठीक है, धारा का ही पता जो है वो गैल्वेनोमीटर से ही लगाया जाता है। बताइएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने काम जो करता है वो कौन करता है? ये डायनमो के द्वारा किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने काम जो करता है वो डायनमो करता है। और विद्युत को यांत्रिक में बदलने काम जो करता है वह विद्युत मोटर के द्वारा ही विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब बिजली का बल्ब का फिलामेंट जो बना हुआ होता है वो किसका होता है? यह टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, टंगस्टन का ही बना हुआ होता है। 3480 इसका होता है, 3380 होता है। 3380 या 3500 इल्यूशन में 3500 दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में 3380 दिया हुआ है। ठीक है, 3380 होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, हीरा जो होता है वह कार्बन का ही अपरूप है। इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता। ठीक है, हीरा जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए हीरा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक ग्रेफाइट होता है। ठीक है ना, ग्रेफाइट सुचालक हो जाएगा और हीरा जो होता है वह कुचालक होता है। इसको ध्यान रखिएगा। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने काम कौन करता है? ये विद्युत मोटर हो जाएगा। डायनमो करता है यांत्रिक को विद्युत में और विद्युत को यांत्रिक में बदलने काम जो करता है वह विद्युत मोटर के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए,
बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो टंगस्टन का बना हुआ होता है उसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, और प्रतिरोधकता क्या होता है, वो भी उच्च ही होता है। ठीक है, संकेत डब्ल्यू होता है, 74 परमाणु संख्या होता है, 3380 जो है इसका गलनांक होता है। बताइए ट्रांजिस्टर में होने वाले अधिकांशतः संभावना जो होती है इसको कौन सा उपकरण कहा गया है, ये श्रव्य उपकरण कहा गया है। ट्रांजिस्टर जो होता है जैसे रेडियो जो होता है, रेडियो में लगाया जाता है, ट्रांसमीटर जो होता है उसमें लगाया जाता है, ये सभी ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि श्रव्य उपकरण इसको कहा गया है। श्रव्य मतलब सुनने वाला उपकरण हो जाएगा, श्रव्य श्रव्य सुनने वाला उपकरण हो जाएगा। श्रव्य का सीमा वो अलग होता है, ध्वनि का होता है, वो सुनने का जो सीमा होता है, श्रव्य तरंग की आवृत्ति जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति जो होता है उसको श्रव्य तरंग कहा गया। और अब श्रव्य इसी में पूछेगा तो 20 से कम हो जाएगा, और पराश्रव्य अगर पूछा है तो 20,000 से अधिक हो जाएगा। ठीक है मुकेश दलाल जी, 20,000 से अधिक जो हो जाएगा ये पराश्रव्य तरंग का आवृत्ति का परिसर हो जाएगा। बताइए दिष्ट धारा जो होती है इसकी आवृत्ति जो होता है वो क्या होता है, डीसी का आवृत्ति, डीसी का 1 हो जाएगा, डीसी का आवृत्ति शून्य होता है। आवृत्ति की बात करें वो चलकता है, डीसी की आवर्तता या शक्ति गुणांक डीसी का पूछेगा तो वो 1 होता है, और डीसी का अगर पूछता है धारा अगर पूछेगा यानी कि डीसी की आवृत्ति अगर पूछा जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। डीसी वो आपको भारत में जो है 50 क्या कहते हैं एसी का जो है ना वो लिया जाता है, वो 50 हर्ट्ज भारत में यूज किया जाता है, वो अलग है। ये डीसी का जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वह शून्य होता है। ठीक है, आवृत्ति जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, और यही डीसी का जो हो जाएगा डायरेक्ट करंट जो होता है इसका शक्ति गुणांक अगर पूछेगा तो वो 1 हो जाएगा। एसी का शक्ति गुणांक 0 होता है और डीसी का शक्ति गुणांक 1 होता है, और डीसी का अगर आवृत्ति पूछेगा तो वो शून्य हो जाएगा। चलिए बताइए प्रवर्धक साधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रवर्धक के रूप में एम्पलीफायर, ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना इसका उद्देश्य जो है वो किसको माना गया है, ये प्रकाशीय फिल्टर का माना गया, प्रकाशीय फिल्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण जो है वो कौन नहीं है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है व्यतिकरण और विवर्तन जो है वो नहीं दिखाती है। व्यतिकरण विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं होता है, और साथ साथ विवर्तन भी नहीं होता। व्यतिकरण और विवर्तन जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों में नहीं होता है। आगे बताइए प्रतिरोधकता तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रभाव डालता है, यह किसको डालता है, तो ये प्रतिरोध पर डालता है। ठीक है, प्रतिरोध पर ही डालता है। आगे बताइएगा जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है तो इसका तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, R = R1 + R2 होता है। ठीक है, R = R1 + R2 हो जाएगा। आगे बताइए सीसा और टीन किसका मिश्र धातु माना गया है, ये सोल्डर का हो जाएगा। ठीक है, सोल्डर का मिश्र धातु जो हो जाएगा वह सीसा टीन हो जाएगा। ठीक है, 6337 होता है, 6337 होता है, सीसा 37 और टीन 63 होता है, 6337 सीसा टीन। हाँ वही सीसा 37 और 63 टीन होता है 100%। 6337 नहीं होता है, ऐसा वही तो हम भी कह रहे हैं, हम तो वही बोले सीसा तीन होता है 63 इसमें, वही तो बता रहे हैं, और सीसा होता है 37 होता है। 37 याद है। चलिए ठीक है, वही बोल रहे थे। चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए धारिता C और आवेश Q और विभव V जो होता है, V जो होता है उसमें Q बराबर क्या होता है, ये C भी होता है, Q बराबर C भी हो जाएगा, जो कि Q बराबर जो होता है ये आपको आवेश Q बराबर जो होता है वो C भी होता है। बताइए प्रकाश के छोटे छोटे बंडल जो निकलते रहते हैं उसको क्या कहा गया है, इसे फोटोन कहा गया। ठीक है, फोटोन, और फोटोन का आविष्कार कौन किए थे, आइंस्टीन के द्वारा किया गया। फोटोन का आविष्कार जो किया गया था वह आइंस्टीन के द्वारा ही किया गया है। बताइए मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई जो होती है वह किस दिशा की ओर इंगित करती है, ये उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ही इंगित करती है। बताइए चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत जो होते हैं वो किस नियम में लंबवत होते हैं, तो ये फ्लेमिंग के दाहिना हस्त नियम में होते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के दाहिना हस्त नियम में जो है चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा आपस में लंबवत होता है, यह फ्लेमिंग का दाहिना हस्त का नियम हो जाएगा। और फ्लेमिंग का बायां हस्त जो होता है उसमें अंगूठा जो हो किसको दर्शाने का काम करता है, तो ये बल को दर्शाता है, अंगूठा बल को दर्शाता है, और यह जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को, और ये जो दर्शाएगा मध्यमा जो होता है यह आपको धारा को दर्शाएगा। मध्यमा उंगली जो होता है वह धारा को दर्शाने का काम करता है। और यही दक्षिणावर्त, ये आप दाहिना हस्त का नियम होता है, उसमें जो ये होता है गति को दर्शाता है। ठीक है, अंगूठा जो होता है वो गति को दर्शाता है, और यह मध्यमा उंगली जो होता है ये आपको धारा को ही दर्शाता है, यह धारा को ही दर्शाता है, और यह जो हो जाएगा ये बल को दर्शाता है। ठीक है, उल्टा इसमें आ जाता है, इसमें बल हो जाता है ना। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने से उसको क्या कहा गया है? ये गैल्वेनाइजेशन या इसको जस्तीकरण, हिंदी में जस्ती, हिंदी मीडियम में जस्तीकरण हो जाएगा और इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा वह आपको गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। आगे बताइएगा, इलेक्ट्रीशियन कार्य करते समय रबर के दस्ताना का प्रयोग जो करता है वह क्यों करता है? क्योंकि रबर का जो होता है, रबर जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि विद्युत उससे वह पास नहीं कर सकती है, इसलिए जो है हाथ पर जो है रबर का एक जो है वो आपको दस्ताना का प्रयोग कर लेता है। ठीक है, चलिए बताइए, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध अगर पूछा जाएगा तो यह शून्य हो जाएगा। यही वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो ये इनफाइनाइट या अनंत हो जाएगा। मतलब किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो क्या होता है? हमेशा एक से अधिक होता है, हमेशा एक से अधिक ही होता है। बताइए, किरचॉफ का नियम जो है यह किस राशि के संरक्षण पर आधारित माना गया है? यह आवेश या विद्युत धारा हो जाएगा। ऊर्जा भी होना चाहिए, लेंज का है वो है ऊर्जा का नियम। किरचॉफ का नियम जो हो जाएगा वह जो है आवेश और विद्युत धारा को संरक्षित करने का काम करता है। और किरचॉफ का नियम यह कहता है कि अच्छा उत्सर्जक जो होता है वह अच्छे ही अवशोषक होता है। ठीक है, अच्छा उत्सर्जक जो हो जाएगा वह अच्छे ही अवशोषक होते हैं। विनोद जी आज नहीं आए हैं। चलिए बताइए, धारिता जो होता है यह एक राशि है, यह कैसी राशि हो जाएगी? यह स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी को सदिश कहा गया है और अदिश जो हो जाएगा वो स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसी को अदिश कहा गया। और फैराडे यानी कि धारिता जो होता है यह एक प्रकार का अदिश राशि है। धारिता जो हो जाएगा अदिश राशि है और धारिता का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह फैराड होता है। फैराडे वैज्ञानिक का नाम है और फैराड जो हो जाएगा धारिता का ये ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए, किसी चालक में आवेश के गतिमान होने की दर जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे विद्युत धारा कहा गया। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? यह एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह एम्पियर जो हो जाएगा वो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए, बल्ब को तार पर तेज आवाज, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज आती है, इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करता है। बल्ब के अंदर जो है जब फूटता है तो वो वहां पर निर्वात में वायु वहां पर नहीं रहता है, बहुत अंदर से बहुत मतलब जल्दी जो है बहुत तेजी से वायु उसमें प्रवेश कर देता है। बहुत तेजी के कारण जो उसमें प्रवेश करता है, इसी कारण जो है बल्ब तोड़ने पर आवाज तेज से आवाज जो वो आती है। यानी कि जब फूटेगा बल्ब उस समय तेजी से उसमें अंदर जो है हवा जो है घुस जाएगा, बहुत तेजी से जाकर के प्रवेश कर जाएगी, इसलिए उसमें जो है तेज आवाज सुनाई पड़ती है। शंभू तोड़ दिए थे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दिया जाता है? क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। ठीक है, टंगस्टन तंतु जो होता है इसको उपचयन यानी कि भंगुर तोड़ने से रोकने के लिए इसमें जो है बिजली के बल्ब से हवा जो है पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। वो निर्वात ही रखा था, सिर्फ निर्वात रखा था, इसलिए जब फूटता है उस समय निर्वात की ओर जो है हवा जो है तेजी से अंदर घुस जाती है, जिसके कारण आवाज जो है ज्यादा करने लगती है। चलिए, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है यह अधिक पसंद क्यों किया? अधिक पसंद किया था या अधिक यूज किया जाता है? ये किस लिए यूज किया जाता है? क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से उसमें पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और उसका लाइट भी एक मतलब रोशनी जो होता है रोशनी भी अच्छे प्रकार का देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन मतलब, नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि नाइक्रोम जो होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, नाइट्रोन का विशिष्ट प्रतिरोध जो हो जाएगा यह उच्च हो जाएगा और लाल तत्व होने पर भी यह ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता, इसलिए जो है इसका नाइक्रोम के हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात का मान जो होता है वो क्या होता है? दोनों इक्वल होता है, दोनों का मान जो होता है वो बराबर यानी समान होता है। आगे बताइए, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोधक का मान जो होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घट जाता है। बताइए, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है? ये चालक के बनावटी पर करता है। चालक के बनावटी पदार्थ जो होता है उसी पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो वो निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल जो होता है इसको कौन सा नियम कहा गया है? ये कूलाम्ब का नियम कहा गया है। ठीक है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो होता है यह आपको कूलाम्ब के नियम को ही दर्शाने का काम करता है। मतलब धातु जो होता है वो विद्युत का क्या होता है?
सुचालक होता है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु ही है, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। और यह अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। और एकमात्र अधातु कौन है? अब बाद में जो कि अधातु आपको ग्रेफाइट है। अधातु जो एकमात्र ग्रेफाइट है जो कि यह विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी ये ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का जो है सुचालक हो जाएगा, यह अधातु होते ही अब बाद में इसको माना गया है। और धातु जो होते हैं वह विद्युत का सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, इसी कारण जो है वो आपको विद्युत का कुचालक होता है। और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती है, जिसके कारण अधातु जो होता है वो कुचालक होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में अर्थ जो होता है इसका उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? ये सुरक्षा के लिए किया जाता है। अर्थ का प्रयोग हम करते हैं जो कि सुरक्षा जो होता है उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। और जिसका ट्रेड में जो इलेक्ट्रिकल और फिटर इलेक्ट्रिकल होगा उनके लिए फायदा भी करेगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग जो होता है किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी परिपथ में एक बिंदु से मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो हमेशा होता है यह शून्य ही होता है। बताइए घरों में पंखे बल्ब जो लगा हुआ होता है, जो कि फ्रिज लगा हुआ था, सभी चीज जो लगा हुआ होता है वो किस क्रम में लगा हुआ होता है? ये समानांतर क्रम में लगा हुआ होता है। ठीक है, समानांतर क्रम में ही लगा हुआ होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और हम लोग दीपावली जो होता है, दीपावली के उत्सव पर हम लोग जो है बुकबुकिया बल्ब यानी कि लच्छी वाला बल्ब जो लगाया जाता है, वह बल्ब जो जुड़ा हुआ रहता है वो किस क्रम में रहता है? यह श्रेणी क्रम में रहता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। ओम होता है सिर्फ प्रतिरोध का, और विशिष्ट प्रतिरोध अगर लग जाएगा तो ये ओम मीटर मात्रक हो जाएगा। बताइए एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन जो होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अमोनिया क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH4Cl होता है। NH4Cl जो हो जाएगा यह अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक तो है, ठीक है। बताइए एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसको क्या कहा गया है? उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा गया है। और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना वोल्ट होता है? 9.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह 9.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। चलिए लगभग 10 के बराबर होता है। बताइएगा जब साबुन का बुलबुला को आवेशित किया जाता है तो यह बुलबुला जो है वो क्या होता है? फैल जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। बुलबुला जो होता है यह बढ़ जाता है। बताइए बिजली के पंखे की गति बदलने पर उसमें साधन जो होता है, बिजली के पंखे की गति को बदलने यानी बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये रेगुलेटर लगाते हैं। ठीक है, विद्युत में जो है पंखा जो लगा हुआ होता है उसमें जो है यानी कि इसको बढ़ाने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए उसमें रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। और डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, ये इन्वर्टर लगाते हैं। इन्वर्टर लगा हुआ होता है घरों में, ये डीसी को एसी में जो है बदलने का काम करता है, इन्वर्टर करेगा। और एसी को डीसी में बदलने काम जो करेगा वह रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। एसी को डीसी में बदलेगा। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाए, किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम होता है, यदि किसी पदार्थ का प्रतिरोध अगर कम होता है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अधिक हो जाती है तो किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, और अगर अधिक हो जाएगा तो कम हो जाएगा, कम होगा तो ये अधिक हो जाएगा। बताइए ट्यूबलाइट जो होता है, ट्यूबलाइट में ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है? ये 60 से 70% होता है। ठीक है, 60 से 70% किया जाता है। बताइए शुष्क सेल में बैटरी जो होता है इसमें किनका विद्युत अपघटन के रूप में काम किया जाता है? तो ये अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट जो होता है उस पर कितना केल्विन जो है अंकित हुआ रहता है? ये 6500 डिग्री केल्विन रहता है। 6500 डिग्री केल्विन जो है वो ट्यूबलाइट पर अंकित किया जाता है। बताइए मानव शरीर को, हाँ डिग्री नहीं लिखा है, सिर्फ केल्विन ही होता है उसका, सही में बोल रहे हैं। बताइए मानव शरीर का शुष्क प्रतिरोध का मान जो होता है कोटि का वो कितना होता है? ये 10⁴ ओम होता है। शुष्क का होता है, इसे ध्यान रखिएगा। शुष्क का जो होता है वो 10⁴ ओम होता है, इसे 10⁻6 होता है ना। और सिर्फ मानव का ही कर रहे हैं, शुष्क होता है वहां पर 10⁴ लग जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के परम ताप
परम मापन के लिए कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है? ये व्हाइट-स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। व्हाइट-स्टोन ब्रिज से ही प्रतिरोधों के परम ताप का परम मापन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। बताइए किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो होता है वह किस दिशा की ओर संचरित होती रहती है? तो ये एक समान मुक्त रूप से एक इलेक्ट्रॉन की एक दिशा में संचरित होती रहती है। आगे बताइए जलते हुए बल्ब में विद्युत तंतु का तापमान जो होता है वो कितना से कितना के बीच में होता है? ये 3000 से लेकर के 3500 डिग्री के बीच में, वही टंगस्टन का दिया हुआ है 3380 होता है। बताइए एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो बना हुआ होता है वह किसका बना हुआ होता है? ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है, ठीक है, सिलिकॉन का ही बना हुआ होता है। आगे जीएस किल्वी जो किया था ना वो आपको आईसी चिप का विकास किया था, वो अलग है। आईसी चिप का विकास जीएस किल्वी ने किया था। और ये एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो बना हुआ होता है वह आपको सिलिकॉन का बना हुआ होता है। बताइए ट्रांसफार्मर जो यूज करता है यह किस धारा को किस धारा में बदलता है? ये उच्च को निम्न में या निम्न को उच्च में बदलता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है वह एसी पर ही काम करता है, एसी पर ही यह काम करता है, या निम्न को जो वोल्टेज को परिवर्तित करने का काम करता है, निम्न को उच्च में या उच्च को निम्न में करने का काम करता है। और ट्रांसफार्मर का नियम जो किसके द्वारा दिया गया था? फैराडे के द्वारा दिया गया था। ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो किस पर काम करता है? या अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही ट्रांसफार्मर जो होता है वो काम करता है। आगे बताइए 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जो जोड़ता है, सबसे लंबा पिन, यानी 3 पिन वाला देखे होंगे ये लगा हुआ जो होता है उससे सबसे लंबा यानी मोटा पिन जो होता है वो उसको कौन सा पिन कहा गया है? ये उदासीन पिन होता है। मोटा वाला पिन जो होता है वह उदासीन पिन का काम करता है, ठीक है, न्यूट्रल रहता है। बताइए विद्युत मरकरी लैंप जो होता है उसमें पारा का जो दाब भरा हुआ होता है वह ज्यादा होता है या कम होता है? कम दाब का पारा रहता है, ठीक है, कम दाब का पारा को जो है विद्युत मरकरी जो होता है उसमें भरा जाता है। बताइए यदि किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिर करके शून्य हो जाता है तो वह पदार्थ जो हो क्या हो जाता है? अति चालक हो जाता है, अति चालक हो जाएगा, ठीक है, अति चालक हो जाएगा। मतलब यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाएगा। बताइएगा 5 ओम के 2 प्रतिरोध को अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाएगा? 2.5, उसका आधा हो जाएगा। 1/5 प्लस 1/5 करेंगे तो ये 2/5 होगा। इसको उल्टेंगे, आर का मान निकालेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। 2.5 इसका सही आंसर ओम में आ जाएगा। मतलब एक स्थिर विद्युत आवेश जो है वो केवल क्या उत्पन्न करता है? तो ये केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है, केवल विद्युत क्षेत्र जो होता है इसी को उत्पन्न करने का काम करता है। मतलब परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? उसे प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहा गया है? इसे विद्युतीय विभव में अंतर या विभवांतर कहा गया है। और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? यह वोल्ट होता है, ठीक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह वोल्ट हो जाएगा। तो ये जितना भी फिजिक्स का दिया गया था आधारभूत विद्युत यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया। अगला टॉपिक जो है आपको अगले दिन जो होमवर्क के माध्यम से जो बचा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का जो बचा हुआ है उसको किया जाएगा। अब जो है अगला टॉपिक जो होने वाला है यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था कंप्यूटर होगा। और उसके बाद जो कंप्यूटर के बाद जो दिया गया था ये आपको कंप्यूटर के बाद प्रक्षेप और दृश्य होगा जो कि प्रोजेक्शन और व्यू। इससे क्वेश्चन जो 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रोजेक्शन और व्यू भी होमवर्क में दिया गया है और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये भी दिया गया है। ये दोनों चीज को आगे करवाने के लिए हमारे सर नवीन जी आ रहे हैं जो कि पूरे तरीके से बताएंगे। तो आइए अब अगला क्लास जो है आपके ऊपर सौंपा जा रहा है, अच्छे से निभाइए और अपने दोस्तों में पूरे तरीके से अच्छा चीज बता दीजिए जिससे सभी लोग एग्जाम में पास कर जाएं। चलिए बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से मेनू बार में हमें क्या उपलब्ध रहता है? यानी मेनू बार में हमें कमांड उपलब्ध रहता है। एक स्प्रेडशीट जो है वो जो मतलब इसको बोलते हैं प्रोग्राम, वो एक प्रकार का एक्सेल है। अगली वर्कशीट पर जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सीट पर टैब से हाँ डबल क्लिक में माउस बटन को दबाते हैं। कितने बार? 2 बार दबाते हैं, सही है। बताना है शॉर्टकट कीज प्रयोग करने के लिए आवश्यक होती है कौन सा की? तो फंक्शन की का है ना, उसका संख्या 12 होता है ना, 1 से लेकर 12 तक रहता है। F1 F2 करके लिखा रहता है।
बताना है टास्क पैन खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो व्यू मेनू की टास्क पैन कमांड का उपयोग करते हैं। बताइएगा एक सेल के कंटेंट को मिटाने के लिए हम लोग कौन सा की दबाते हैं, बैक स्पेस की दबाते हैं। बैक स्पेस क्या करते हैं, बताना है नया सेल इंसर्ट करने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं कौन सा कमांड, सेल कमांड का प्रयोग करते हैं। सेल कमांड का, नया सेल इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, सेल कमांड का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा। बताना है एमएस एक्सेल में पहले से बनी हुई वर्कबुक को खोलने के लिए हम शॉर्टकट की है, कौन सा उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस, खोलने के लिए ओपन, कंट्रोल प्लस ओ। फिर सुन लीजिए एमएस एक्सेल में पहले से बनी हुई वर्क बुक को खोलने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ करते हैं। सही है। वर्कशीट A1 सेल पर जाने में शॉर्टकट की है, तो इस ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम। यानी ए सेल कहने का अर्थ है वर्कशीट A1 सेल पर जाने में शॉर्टकट, यानी कंट्रोल प्लस होम हो जाएगा। किसी चीज पर अगर जाइएगा ना तो होम पे जाइएगा, तो यानी कंट्रोल प्लस होम हो जाएगा। सही है। बताना है नई वर्कबुक खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो फाइल मेनू की न्यू कमांड, हाँ वही हो गया, न्यू कमांड हो गया। बताना है वर्कशीट का नाम अधिकतम हो सकता है, कितने अक्षरों का हो सकता है, वर्कशीट का जो है ना 255 अक्षरों का हो सकता है। और अच्छे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छे मॉनिटर में कितने रंग होते हैं, 256 होते हैं, है ना। और उसमें प्राथमिक रंग का प्रयोग होता है, लाल, हरा और नीला होता है। सही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, एक्सेल में वर्कशीट में अधिकतम कॉलम हो सकते हैं, तो इसमें भी आपका 256 ही होगा। सही है। बताना है डिफॉल्ट वर्कबुक का लेवल एक्सेल वर्कशीट में होता है, ये कौन सा बुक में, 1 बुक में या सेकंड बुक में, ये आपका बुक नंबर 1 हो जाएगा, बुक 1 में होता है। बताना है चौथी रो एवं 7वें कॉलम की एड्रेस होती है, तो G4 में होता है। क्या होता है, G4 में होता है। एक्सेल की सबसे छोटी रेंज होती है, उसका नाम क्या है, आपका सेल हो जाएगा, आपका नाम सेल हो जाएगा। बताना है पेज में ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं, यानी पेज में ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। सही है। इसके बताना है अंतिम रो पर जाने के लिए हम लोग किस की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस जो है ना वो नीचे मुझे जो होता है एरो होता है, वहां पे डायरेक्ट चले जाएंगे। ठीक है, हाँ वहां चले जाएंगे, हाँ डाउन का, हाँ सही है। बताना है एमएस ऑफिस जो है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छा। बताना है पेज मेकर, वर्क स्टार्ट, एमएस वर्ड, एक जो किस प्रकार का संसाधन है, ये आपका सॉफ्टवेयर सब संसाधन है, सॉफ्टवेयर सब संसाधन है। बताना है एक्सेल में बनाए जा सकते हैं, क्या क्या बनाए जा सकते हैं एक्सेल में, तो बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब क्या करते हैं एक्सेल में ही बनता है। बताना है एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखन कहाँ किया जाता है, यानी एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखन जो किया जाता है वो किस भाग में, बायां या दायां में, या आपका बाएं भाग में किया जाता है। इसके बाद एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट किया जा सकता है, मतलब कौन कौन सा की प्रयोग करके, यानी एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट किया जा सकता है कौन सा की प्रयोग करके, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का। ये हम लोग क्या करेंगे, तीनों दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। बताना है एक्सेल में सिलेक्ट सेल रेंज से एक बार चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। क्वेश्चन सुनिएगा, एक्सेल में सिलेक्ट सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की जो है F11 है, F11 है। बताइएगा एक्सेल विंडो के बॉटम में दिखते हैं, ये आपका सीट टैब दिखता है, क्या दिखता है, सीट टैब दिखता है। बहुत अच्छा। बताना है एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट करते हैं, तो ये आपका चार्ट विजार्ड हो जाएगा। बताना है किसी भी विस्तृत वर्ण में प्रथम कोष्टिका का पता होता है, ये आपका A1 में होता है। क्या होता है, A1 में होता है। चलिए बताइएगा एक्सेल की किस विशेषता में औसत, न्यूनतम, अधिकतम और जैसी गणना करने के लिए फंक्शनल की में शामिल होता है, ये आपका कैलकुलेट करने के लिए होता है। इसको ये भी सर है ना। चलिए बताइएगा एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य को अनुक्रिया करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं,
तो कंट्रोल प्लस जेड होता है। एक बार और सुन लीजिए, MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य को अनुक्रिया करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होता है। एक और सुनिएगा, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर लाइन यानी सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो आप कंट्रोल प्लस ई। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई का किया जाता है। सही है। रहेगा, MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करते हैं? हाँ, कंट्रोल प्लस जेड होता है। बहुत अच्छा। बताना है, बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्टर कर सकते हैं, यानी किस चीज का? ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा प्रोग्राम। बताना है, MS वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की कौन सा हो जाएगा? तो गो टू हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस जी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जी हो जाएगा। MS वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम लोग कौन सा की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ करते हैं, यानी ओपन करते हैं। सही है। टैक्स और रंग योजना का पूर्व अविकल्पित प्रारूप है, यानी टैक्स और रंग योजना का पूर्व अविकल्पित रूप है। ये आपका टेम्पलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्पलेट हो जाएगा। बताना है, MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो कंट्रोल प्लस एंटर का, कंट्रोल प्लस एंटर का जाए। बहुत अच्छा। टैक्स को बनाने के लिए आप बी पर क्लिक, यानी टैक्स को बनाने के लिए आप बी पर जो आप क्लिक करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अक्षर जब बोल्ड हो जाए। हाँ, क्या है? बोल्ड हो जाए। बहुत अच्छा। बताना है, अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंटरनेट करने के लिए आपको उपयोग करना चाहिए, ये आपका टैब की का उपयोग करना चाहिए। वर्ड में जो विशेषता सामान्य त्रुटियों का ऑटोमेटिक फैमिली पता लगा ले, उसे क्या कहते हैं? ऑटो करेक्टर करते हैं। कुछ लिखते हैं कि ऑटोमेटिक क्या करता है? वो जो गलत को क्या करता है? पता लगा लेता है, उसको बोलते हैं ऑटो करेक्टर करता है, ठीक कर देता है। बताना है, सबसे इंटेलिजेंट केस टूल माना जाता है, वो आपका वर्क बेंच माना जाता है, यानी सबसे इंटेलिजेंट केस टूल माना जाता है वो आपका वर्क बेंच माना जाता है। सही है। बताना है, वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेन्यू का सिलेक्ट करेंगे? तो आपका फाइल। वर्ड यानी वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहले वो फाइल को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। बताना है, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? फिर वही कुंजी हो गया कंट्रोल प्लस इंड या नीचे एरो कराता है। सही है। बताना है, हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस के का उपयोग करते हैं, यानी हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के का उपयोग करते हैं। सही है। बताना है, MS वर्ड के टेक्सचर डॉक्यूमेंट में काम करते समय उस माउस को क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है, ये आपका ट्रिपल हो जाएगा। फिर सुन लीजिए एक बार, MS वर्ड के टेक्सचर डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है, ये आपका हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। बताना, फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट कितना कितना का होता है? निम्नतम में 8 होता है और अधिकतम में 72 होता है, यानी 9 गुना हो जाता है। यानी फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट होता है वो 8 हो जाएगा। हाँ, सबसे छोटा फॉन्ट हो जाएगा इसमें आपका 8 और अधिकतम फॉन्ट हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। सही है। बताना है, किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए आप किसे चुनेंगे? फाइल, उसके बाद सेव एज। हाँ, फाइल उसके बाद सेव एज में हम लोग क्या करेंगे? उसको करेंगे। ठीक है। अब बताना है, अपने लिखे किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने के लिए आप कर सकते हैं, यानी हाईलाइट और क्या कर सकते हैं? डिलीट। किसी कंप्यूटर में कोई चीज अगर हम लोग क्या करते हैं? रीड करते हैं तो कहाँ जाता है वो? रिसाइकिल बिन में जाता है। हाँ, और फिर उससे क्या रिस्टोर करते हैं, फिर जहाँ रीड किया वहाँ ही क्या करता है? वो पहुंच जाता है वो। बहुत अच्छा सर। इसके बाद ये भी है ना ड्राइंग में, चलिएगा देखिएगा, प्रक्षेप एवं दृश्य यानी प्रोजेक्शन एंड व्यू। बताइएगा, ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? इसके बाद याद हो जाएगा। अच्छा, HPVP ना क्लास खत्म होने के बाद बोर्ड में बता देंगे। चलिए देखिएगा, ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है?
ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। बहुत अच्छा। बताना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो कितना डायमेंशन वाला है, वो आपका 2 डायमेंशन है, इसमें लंबाई चौड़ाई रहेगा, ये सब जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सब क्या है 2 डायमेंशन का आ गया, घन आ गया, बेलन आ गया, ये सब क्या हो गया, हाँ ये सब 3 डायमेंशन हो गया, एलबी आ जाता है ना, हाँ बहुत अच्छा, घन आ गया 3 डायमेंशन, बहुत अच्छा। करता है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में टॉप व्यू जो होता है किस प्लेन पर बनता है, टॉप व्यू बनेगा तो क्या हो गया एचपी में बनेगा, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन बनता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। हाँ हाँ वही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर या हॉरिजॉन्टल उसको बोलते हैं, मतलब प्लेन बोलते हैं। बताना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति क्या होता है, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा एचपी के ऊपर हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, और वीपी के सामने हो जाएगा, उसके सामने हो जाता है, ठीक है। बताना है किसमें ड्राइंग का सही आकार व रूप बनते हैं, तो आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू पे बनता है, यानी किसमें ड्राइंग का सही आकार और साइज बनते हैं, तो ऑर्थोग्राफी व्यू में, याद रखिएगा सही आकार बनेगा तो आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू में होता है। बहुत अच्छा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को किस क्वाड्रेंट में रखा जाता है, नाम है थर्ड एंगल, हो जाएगा तीसरी हो जाएगा, बहुत अच्छा, ठीक है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू जो बनता है वो आपका फ्रंट व्यू के बिल्कुल क्या बनता है ऊपर, बिल्कुल क्या है ऊपर है इसमें, अच्छा ठीक है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति क्या होता है, एचपी के नीचे और बीपी के वो पीछे होता है। तो बताइएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बायां साइड फ्रंट व्यू के किस तरह बनता है, थर्ड एंगल में, तो फ्रंट के क्या हो जाएगा बायां साइड बनेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बायां साइड फ्रंट व्यू के किस तरह बनता है, तो फ्रंट के बायां साइड बनता है। बताना है यदि कोई रेखा यानी एचपी के समांतर है तो इसका शीर्ष होगा क्या होगा, एक सीधी रेखा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक सीधी रेखा में हो जाएगा। बताना है एक रेखा वीपी के समांतर तथा एचपी से किसी कोण पर झुका है तो समदृश जो होगा उसका दृश्य कैसा होगा, एक रेखा होगा, एक रेखा होगा, इसका क्या हो जाएगा एक रेखा हो जाएगा। कोई भी रेखा दोनों स्तंभ तलों के डैश नहीं हो सकता है, याद रखें लंबवत नहीं हो सकता है, यानी कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तलों के जो है ना वो लंबवत नहीं हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता। किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में, किसी रेखा के सम्मुख सदृश में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब ऊर्ध्वाधर रेखा क्या हो जाएगा समांतर होगा, तभी दिखाई देगा वो। बताना है यदि कोई रेखा एचपी के यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य होगा एक सीधी रेखा में होगा, क्या हो जाएगा समांतर होगा तो एक सीधी रेखा में होगा। बताना है एक वस्तु के सममितीय दृश्य में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह कुल कितनी होते हैं, यानी एक वस्तु के सममितीय दृश्य में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह का कुल जो होता है संख्या वो आपका 6 होता है। एक वस्तु के प्रथम कोण प्रक्षेपण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह होते हैं, कितने होते हैं, यानी 2 होता है। एक वस्तु के प्रथम कोण प्रक्षेप और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह ये आपका 2 होता है, 2 होता है। बताइएगा सममितीय दृश्य में तीनों सममितीय अक्षों के मध्य कोण कितना होता है, पूछता है बहुत भैया है 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री, हाँ सममितीय दृश्य में तीनों सममितीय अक्षों के मध्य कोण हो जाएगा आपका 120 डिग्री होगा। बहुत अच्छा। बताना है वह तल कौन सा है जिस पर आप साइड व्यू प्रक्षेपित करते हैं, यानी वह तल कौन सा है जिस पर साइड व्यू क्या करते हैं प्रक्षेपित करते हैं, ये आपका सहायक ऊर्ध्वाधर तल हो जाएगा। बताना है परोक्ष प्रक्षेप की घटती लाइन डैश कोण पर झुकती है, वो आपका 45 डिग्री के कोण पे क्या होता है झुकता है वो। बताना है यदि किसी सामान्य सतह को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि यह मुख्य समतल के प्रक्षेप के समांतर है तो चित्रित वस्तु कितनी सतह होंगे, तो ये आपका 6 ही हो जाएगा। एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकन को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर बोलते हैं। सब मुझे आवाज इधर नहीं कीजिए। बताना है चित्रीय ड्राइंग अथवा चित्रीय प्रक्षेपण जो होता है वो कितने आयामिक होता है, ये आपका 3 आयामी होता है, 3D होता है, ये आपका 3 हाँ ये 3 आयामी होता है। बहुत अच्छा। बताना यदि बेलन का आधार भूमि पर रखा हो तो ऊर्ध्वाधर तल में प्राप्त बेलन का प्रक्षेप कैसा होगा, ये आपका आयत होगा, ये आपका
आयत हो जाएगा। तो इस चैप्टर को अच्छा से पढ़िएगा। बताना है सममितीय प्रक्षेपण के लक्षण है, सब हो जाएगा आपका 3D प्रक्षेप हो जाएगा, ये आपका 3D प्रक्षेप हो जाएगा आपका। बताना है मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु की छवि वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा बनता है या बड़ा बनता है, ये आपका छोटी बनता है। यानी मनुष्य की आंख पर रेटिना पर किसी वस्तु की जो छवि होता है वो छोटी बनता है, सही है। बताना है डैश व्यू में, यानी उसको भरना है तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं, यानी ट्राइमेट्रिक व्यू में। ट्राइमेट्रिक व्यू में जो होता है ना, तीनों फेस जो होता है प्लेन के साथ क्या बनाते हैं, असमान कोण बनाते हैं, असमान कोण बनाते हैं। बताना है एक आयत का सम्मुख दृश्य कैसा होगा, एक आयत का सम्मुख दृश्य कैसा होगा जब उसका क्षैतिज तल के साथ समांतर और ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत हो, एक प्रकार का लाइन दिखेगा, वो कैसा दिखेगा, लाइन ही दिखेगा। बताना है वह तल कौन सा है जिस पर सम्मुख दृश्य प्रक्षेपित होता है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा पे होगा, ऊपरी वाली रेखा पे होगा। बताना है किसी प्रक्षेप में टॉप व्यू वस्तु के फ्रंट व्यू के ठीक नीचे होगा, तो आपका प्रथम कोण प्रक्षेपण हो जाएगा, आपका प्रथम कोण प्रक्षेपण हो जाएगा। बताना है क्वालियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइन व रिड्यूसिंग लाइन की लंबाई कितना कितना का अनुपात होता है। क्वालियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइन व रिड्यूसिंग लाइन की लंबाई का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है, यानी पूर्णाकार का जो पैमाना होता है उसी टाइप का इसका रेशियो है, 1:1 होता है। इसके बाद देखिएगा कैबिनेट प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइन और रिड्यूसिंग लाइन के अनुपात क्या होगा। देखिए अगर आपसे पूछेगा क्वालियर प्रोजेक्शन में तो 1:1 हो जाएगा, और सेम क्वेश्चन उसी में है, सिर्फ आगे ऊपर जोड़ा हुआ है कैबिनेट प्रोजेक्शन, तो कैबिनेट वाला में आपका 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ये बृहद पैमाना हो जाएगा, बृहद पैमाना का तरह से। बताना है एक सम परिमाण प्रक्षेपण की तुलना में एक सम परिमाण दृश्य उपस्थित होता है, तो इसका आकार कैसा होगा, ये आपका बड़ा आकार दिखेगा, ये आपका बड़ा आकार दिखेगा। बताना है सममितीय प्रक्षेपण को सामान्यतः डैश समान अक्षों के साथ खींचा जा सकता है, तो 3 सम अक्ष के समांतर क्या होता है, वो खींचा जा सकता है। एक वर्गाकार तल HP पर रुका हुआ है, एक वर्गाकार तल HP पर रुका हुआ है जिसका तल HP पर लेटा हुआ है, इसका सम्मुख दृश्य कैसा होगा, वो भी आपका एक क्या होगा, सीधी रेखा होगा, एक क्या होगा, सीधी रेखा होगा। तृतीय कोण प्रक्षेपण में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बनाया जाता है, यह आपका सम्मुख दृश्य से ऊपर बनाया जाता है। यदि कोई रेखा क्षैतिज तल के समांतर है तथा ऊर्ध्वाधर तल पर है तो अवनत होगी उसकी वास्तविक लंबाई दृष्टिगत क्या होगा, ऊपरी दृश्य पे होगा, वो क्या हो जाएगा, ऊपरी दृश्य हो जाएगा। सर इसके बाद देखिए क्या है सर, आज पूरा है, तो ये तो फिगर पे ही होने के बाद ही समझ में आएगा सर, है ना। इसको जब तक फिगर से नहीं समझिएगा तो रटने से ज्यादा होगा नहीं। तभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे जो पूछने लायक है। चलिए बताना है ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट के कितने चतुर्थांश में विभाजित किया जाता है, ये 4 में किया जाता है। बहुत अच्छा। ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, आपका 2 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा। तृतीय प्रक्षेप में कितने प्रकार के होते हैं, तृतीय प्रक्षेप में 3 ही होते हैं। कितना होता है, 3 होता है। बहुत अच्छा। ऊर्ध्वाधर समतल को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर समतल को लोग प्रधान बोलते हैं, प्रधान समतल बोलते हैं, सही है। सममितीय प्रक्षेपण को क्षैतिज तल के दोनों ओर कितने डिग्री के कोण पर खींचा जाता है, तो आपका 30 डिग्री के कोण पे खींचा जाता है। बहुत अच्छा। सममितीय प्रक्षेपण डैश अनुपात में छोटे हो जाते हैं, √2 अनुपात √3, यानी √2 अनुपात √3 में, यानी सममितीय प्रक्षेपण जो होता है √2 अनुपात √3 अनुपात में क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। सममितीय वृत्त को कितने विधियों द्वारा बनाया जाता है, सममितीय वृत्त को कितने विधियों द्वारा बनाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद बताना है परिक्षेप प्रक्षेप समानता कितने स्टेशन पॉइंट वाला होता है, यानी परिक्षेप प्रक्षेप जो होता है समानता कितने स्टेशन पॉइंट वाला होता है, 1 या 2 हो जाएगा। लंबकोणीय प्रक्षेप में कम से कम कितने व्यू खींचे जाते हैं, लंबवृत्तीय में ये आपका 2 किया जाता है। अब बताना है लंबकोणीय प्रक्षेप BIS प्रणाली द्वारा मान्य है या नहीं। लंबवृत्तीय प्रक्षेप जो होता है
ये मान्य है, यानी ये सत्य है, सही है। सममितीय पिरामिड को कितने विधियों द्वारा बनाया जाता है? 2। इसको भी 2 बनाया जाएगा, और इसके बाद एक था लंबकोणीय वाला भी था और वृत्त वाला भी, हाँ इसमें भी 2 ही था, सही है। बताना है सममितीय वृत्त में प्लॉटिंग विधि के सर्वप्रथम बनाया जाता है। सबसे पहले क्या बनाया जाता है प्लॉटिंग में? वर्ग बनाया जाता है, यानी सममितीय वृत्त में प्लॉटिंग विधि के सर्वप्रथम बनाया जाता है। सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? आकृति उसका वर्ग बनाया जाएगा, वर्ग बनाया जाएगा, सही है। बताना है फ्रंट व्यू को हम लोग वीपी पर रखते हैं, यानी वीपी पर रखते हैं, सही है। और क्षैतिज सतह वीपी के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। रेफरेंस प्लेन से किस कोण पर कोई सतह सहायक सतह कहलाता है? कोई भी कोण सहायक सतह कहलाता है, सही है। बताना है हाफ सेक्शनल व्यू में वस्तु के कितने भाग के व्यू को दर्शाया जाता है? हाफ सेक्शनल में यानी 1/4 का, यानी 1/4 का। बताना है कटिंग प्लेन के पीछे के दृश्य को डैश जाना जाता है, यानी कटिंग प्लेन के पीछे के दृश्य को दर्शाया जाना चाहिए या नहीं? दर्शाया जाना चाहिए। इसके बाद है फुल सेक्शनल व्यू में कटिंग प्लेन के पीछे के दृश्य को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए, पीछे वाला को हटा देना चाहिए। इसके बाद है डैश द्वारा प्रतिच्छेद करते हुए दर्शाया जाना चाहिए, मतलब कितने रेखा को? 3 रेखा को। जब दृश्य रेखा किसी कोण पर मिलती है तो उसे डैश द्वारा प्रतिच्छेद करते हुए दर्शाया जाना चाहिए, यानी 3। बताना है क्वेश्चन सर से बहुत हार्ड क्वेश्चन सब है, कोई बात नहीं, इसको जब तक इसको जो पिक्चर के नहीं करिए, फोटो समझिएगा तभी आएगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक अक्ष एक दूसरे से कितना डिग्री होते हैं? अभी पढ़े थे सममितीय वाला 120 डिग्री होते हैं, 120 डिग्री होते हैं। बताना 3 विमाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सब किस में आता है? ठोस वाला में आता है। किस में आता है? ठोस वाला में आता है, बहुत अच्छा। बताना है जो ठोस समतल सतहों से घिरे होते हुए क्या कहलाते हैं? पॉलीहेड्रन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलीहेड्रन कहलाते हैं। इसका बाद बताना है ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट को विभाजित किया जाता है कितने में? 4 बार में विभाजित किया जाता है, सही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रक्षेप होते हैं कितने प्रकार के? इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रक्षेप होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की होते हैं, यानी एचपी और बीपी था ना। चलिएगा बताइएगा सर, बताना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना mm होते हैं? 10 mm होते हैं, ठीक है। आप बताइएगा फ्रेंच कर्व का प्रयोग जो है हम लोग किस लिए करते हैं? अनियमित रेखा को हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। बताना है ए श्रेणी की ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 1:2 होता है। मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल क्या होती है? ये ऑप्शन विशेष है, एचबी होता है। अगर आपसे पूछेगा नरम पेंसिल सबसे ज्यादा नरम कौन सा होता है? 7B होता है, यानी 2B से स्टार्ट होता है और 7B तक जाता है, और 4H से जो है 9H तक जो है वहां से ज्यादा हार्ड होता है, उससे भी जो होता है कम होता है 3H 2H H और HB। उसके बाद क्या होता है? F होता है, हाँ उसके बाद क्या होता है? यानी 1H, H के बाद F होता है उसके बाद HB होता है, हाँ HB पेंसिल आता है। तो बताइएगा साधारण ड्राइंग कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड का पेंसिल उपयोग नहीं करना चाहिए? तो आपका 6H पेंसिल का उपयोग नहीं करना चाहिए। बताना है सबसे शॉर्ट पेंसिल आपका बता ही दिए 7B होता है, 7B होता है। बताना है टी स्क्वायर जो है वो किसका बना होता है? सागवान का बना रहता है, लकड़ी का बना होता है, सागवान लकड़ी का बना होता है। बताना है ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार उसका नाम बताइए तो? ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार A0 होता है सर, हाँ ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार A0 होता है। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 1:2 होता है, बहुत अच्छा होता है। बताना है एक आरेखन शीट पर ओरिएंटेशन संकेतों की संख्या कितना होता है? ड्राइंग शीट पर 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। शीर्षक ब्लॉक जो होता है ड्राइंग शीट के निचले भाग के किस जगह बनता है? आपका दाहिनी ओर बनता है, दाहिनी ओर बनता है। बताना है पेपर साइज A0 का क्षेत्रफल पूछता है, वो कितना होता है? आपका 1 मीटर स्क्वायर होता है सर। पेपर साइज A0 का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं सर, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सही है।
अगर A2 का साइज पूछे तो पेपर का वो 420 गुने 594 mm होता है। बताना है यानी लेटरिंग के लिए किस प्रकार का पेंसिल उपयोग करते हैं? अक्षरांकन के लिए यानी लेटरिंग लिखने के लिए ज्यादा HB पेंसिल का हम लोग उपयोग करते हैं, HB पेंसिल का। सही है। बताना है टी स्क्वायर के दो मुख्य भाग होते हैं, हेक्सा तथा ब्लेड। ये दोनों एक दूसरे को कितने कोण पे सेट किया जाते हैं? हाँ वही हो गया, हेड तथा क्या होते हैं? ब्लेड होते हैं। हम लोग सही है, हम लोग को वो भी पढ़ना है फाइल्स वाला, उसमें अक्सर वाला दिमाग चला जाता है, क्या करें। चलो क्या होता है? हेड तथा क्या होता है? ब्लेड होता है। हेड और टी स्क्वायर में दो भाग होते हैं, हेड और ब्लेड। हेड और ब्लेड जो होता है वो आपका 90 डिग्री के एंगल के साथ बने रहते हैं, 90 डिग्री पर करते हैं। और इसका और ये सागवान की लकड़ी से बना होता है। सही है। बताना है उस उपकरण को बताइए जिसको छोटी दूरियों को चिन्हित करने के लिए क्या आता है? वो आपको स्मॉल डिवाइडर का उपयोग किया आता है, स्मॉल डिवाइडर का प्रयोग किया आता है। चलिए हर दिन के बाद जो लास्ट में एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है, लघुकरण पैमाने का निरूपक अंश कितना होता है? लघुकरण पैमाने का निरूपक अंश कितना होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर ये आज का क्यूज आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।